हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो जिस चैप्टर का नाम है पदार्थ या पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, जिसमें हम लोग पदार्थ के बारे में जानेंगे और फिर उसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। ये जो क्लास होगा वो बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो या बिहार शिक्षक भर्ती हो, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, जो स्थान घेरे, जो दाब डाल सके और अवरोध उत्पन्न कर सके तथा जिसके अस्तित्व का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु जिसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, कुछ ना कुछ आयतन होना चाहिए और जो क्या करे, स्थान घेरे और जो क्या करे, दबाव डाले। ठीक है, या फिर अवरोध उत्पन्न करे या फिर जिसके अस्तित्व का अनुभव हमें अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता हो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के बारे में हमको ये याद रखना है कि जो इसके पास क्या होगा, द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, स्थान घेरेगा, दबाव डालेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा और जिससे हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे क्या क्या? पुस्तक हो गया, पेड़ हो गया, पर्वत हो गया, चीनी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आदि सभी क्या है? पदार्थ है। लेकिन उष्मा, बल, गुस्सा, स्वाद पदार्थ नहीं है। ठीक है, पुस्तक जैसे आपका हो गया, ये सब क्या है? पुस्तक में क्या होता है? द्रव्यमान भी होता है, आयतन भी होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अनुभव भी कर सकते हैं, टच करते हैं बुक को। ठीक है, पेड़ हो गया, पर्वत हो गया, चीनी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है? आपका पदार्थ है। लेकिन उष्मा, उष्मा को हम लोग अनुभव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उष्मा का कोई द्रव्यमान नहीं होता है, उष्मा का कोई आयतन नहीं होता है। ठीक है, बल, ठीक है, तो उस बल का भी क्या होता है? कोई द्रव्यमान नहीं होता है। गुस्सा का भी कोई द्रव्यमान नहीं होता है। स्वाद का कोई द्रव्यमान आयतन नहीं होता है। तो ये सब क्या है? पदार्थ नहीं है। हमारे ब्रह्मांड की सारी वस्तु क्या है? पदार्थ है। ठीक है, हमारे ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं वो सभी क्या है? पदार्थ है। नेक्स्ट आते हैं पदार्थ के गुण। क्या क्या पदार्थ के गुण हैं? सबसे पहला जो पदार्थ का गुण है वो क्या है कि सभी पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है। ठीक है, पदार्थ जो आपका बना होता है वो किससे बना हुआ होता है? अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है। ठीक है, पदार्थ जो होता है आपका क्या होता है? अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक ऋषि कनाद ने यह बताया था कि सभी पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, पदार्थ जो है, जितना भी पदार्थ है आपका, ठीक है, वो सब किससे बना हुआ है? सूक्ष्म कणों से। और ये बात किसने बताया था? सर्वप्रथम भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक ऋषि कनाद ने, ठीक है, यह बताया था कि पदार्थ जो है वो अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना है और इसी सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो क्या याद रखना आपका? पदार्थ का पहला गुण क्या? कि पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। और ये किसने बताया था? भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक ऋषि कनाद ने। और ये जो अत्यंत सूक्ष्म कण है, इसी को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। अब दूसरा गुण पे आते हैं, पदार्थ जिस सूक्ष्म कणों से बने होते हैं वे कण स्थिर न रहकर अनवरत गतिशील रहते हैं। ठीक है, ये जो पदार्थ के सूक्ष्म कण होते हैं जिसे परमाणु कहते हैं, ठीक है, जो पदार्थ का सूक्ष्म कण है वो क्या, कण जो है स्थिर नहीं रहते, वो अपने स्थिर नहीं रहते, वो क्या होते हैं? अपने स्थान पर अनवरत गतिशील रहते हैं। ठीक है, यानी कि गतिशील रहते हैं, थोड़ा सा हिलता है। ठीक है, गतिशील रहता है, वो स्थिर नहीं रहते हैं। ठीक है, यानी परमाणु जो होता है वो क्या होता है? स्थिर नहीं होता है, वो क्या होता है? अनवरत रूप से गतिशील रहते हैं। अब आते हैं, अगर पदार्थ को गर्म कर दें या उसका ताप बढ़ा दें तो इन सूक्ष्म कणों की गति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर हम किसी पदार्थ को गर्म कर देते हैं तो गर्म करने का मतलब क्या? ताप बढ़ाने का मतलब उसको क्या देते हैं? उष्मा देते हैं। और उष्मा क्या होता है? एक एनर्जी का रूप होता है। और एनर्जी जब मिलेगा किसी पदार्थ को तो वो किस में जाएगा? उसके कण में जाएगा, जिससे क्या होगा? उसके गति में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी पदार्थ को हम गर्म कर दें या उसका ताप बढ़ा दें तो इन सूक्ष्म कणों की गति में वृद्धि हो जाती है।
पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से बने होते हैं वे कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ जो है जिस सूक्ष्म कणों से यानी परमाणु से जो बना होता है वो कण क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो ही वो क्या होता है, जैसे ठोस है, ठीक है, ठोस में क्या होता है, बहुत सारा कण है तो सब एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, जिससे क्या एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है, जिसके कारण ठोस क्या होता है आपका, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, वहीं द्रव में थोड़ा सा कम आकर्षित करता है और गैस में क्या होता है, बहुत कम आकर्षित करता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से बने होते हैं वे कण क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सूक्ष्म कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक है, पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से बने होते हैं उन सूक्ष्म कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक है, और उसी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, अंतराण्विक आकर्षण बल या फिर अंतराण्विक बल कहा जाता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, तो सूक्ष्म कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, अंतराण्विक आकर्षण बल या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स। अंतराण्विक बल को सम अंतराण्विक बल को सामर्थ्य विभिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अंतराण्विक बल का होगा, ठीक है, अंतराण्विक बल का सामर्थ्य जो होता है वो विभिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अंतराण्विक बल का जो सामर्थ्य होता है वो विभिन्न पदार्थों में क्या होता है, अलग अलग होता है। ठोस में सबसे ज्यादा होगा, उससे कम क्या होगा, द्रव में होगा, और उससे भी कम किसमें होगा, गैस में होगा। ठीक है, तो दो कणों के बीच जो पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से बना होता है वो सूक्ष्म कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है, और उसी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, कहा जाता है। ठीक है, और सभी पदार्थ में अंतराण्विक आकर्षण बल का जो क्षमता होता है, जो शक्ति होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और सबसे ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल किसमें होता है, ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, और उससे कम किसमें होता है, गैस में। नेक्स्ट आते हैं, पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बिन कुछ कुछ खाली बीच होगा। ठीक है, पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बीच कुछ कुछ खाली स्थान होता है जिसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बीच जो है कुछ कुछ खाली स्थान होता है जिसे क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बीच क्या होता है, कुछ कुछ खाली स्थान होता है जिसे क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान कहते हैं। सभी पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है, परंतु विभिन्न पदार्थ के सूक्ष्म कण एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, सभी पदार्थ जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, लेकिन परंतु विभिन्न पदार्थ के सूक्ष्म कण एक जैसे नहीं होते हैं। यानी दो अलग अलग पदार्थ है तो दोनों का सूक्ष्म कण जो होगा वो क्या होगा, एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बीच जो कुछ कुछ खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान कहते हैं। और सभी पदार्थ जो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, और भिन्न भिन्न पदार्थ के सूक्ष्म कण एक जैसे नहीं होते हैं। अब आते हैं पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, एक पदार्थ को दो तरीके से बांटा गया है, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्य तीन भाग ठोस, द्रव तथा गैस में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, पदार्थ को कितने भाग में वर्गीकृत किया जाता है, तीन भाग में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन सा, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, और ये किस आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण मतलब कि उसको बाहर से देख के हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ठोस है तो हम देख के पता कर लेंगे ये ठोस है, द्रव है देख के पता कर लेंगे, और गैस है तो देख के पता कर लेंगे कि ये गैस है। तो यानी भौतिक वर्गीकरण जो होता है हम लोग बाहरी अवस्था के आधार पे करते हैं। तो पदार्थ का जो भौतिक वर्गीकरण है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब तो पांच भी होता है, एक प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी, लेकिन अभी हम उसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्य तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, ठोस, द्रव तथा गैस।
पदार्थ के ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था के अलग अलग विशेषताएं होती है। ठीक है, ठोस का अलग विशेषता है, द्रव का अलग विशेषता है और गैस का क्या है, अलग विशेषता होता है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस ये क्या है, पदार्थ की भौतिक अवस्था है। ठीक है, पदार्थ की ठोस अवस्था। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था पदार्थ के सूक्ष्म कणों का सजावट क्रमबद्ध होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ के जो सूक्ष्म कणों का जो सजावट होता है वो क्या होता है, क्रमबद्ध होता है। ठोस पदार्थ का आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ का आकृति तथा आयतन जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का आकृति तथा आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। तो ठोस पदार्थ की आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ में अंतराण्विक स्थान बहुत कम तथा अंतराण्विक बल अत्यंत प्रबल होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ में अंतराण्विक स्थान यानी सूक्ष्म कणों यानी परमाणुओं के बीच जो स्थान होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है और अंतराण्विक बल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ के अंतराण्विक स्थान क्या होता है, कम होता है और अंतराण्विक बल क्या होता है, अत्यंत ही प्रबल यानी बहुत ही मजबूत होता है। तो ठोस अवस्था में पदार्थ के सूक्ष्म कणों का सजावट जो होगा वो क्या होगा, क्रमबद्ध होगा। ठोस का क्या होगा, आकृति तथा आयतन निश्चित होगा। और ठोस में क्या होगा, अंतराण्विक स्थान बहुत कम होगा और अंतराण्विक बल क्या होगा, बहुत ही मजबूत होगा। अंतराण्विक स्थान कम होता है, ठोस जैसे कोई भी ठोस लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ईंट है, तो ईंट में हम लोग फिंगर नहीं डाल सकते। ठीक है, वही पानी है, पानी में फिंगर डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि पानी का अंतराण्विक स्थान क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण से अणुओं के बीच में जगह होता है जिसमें हम लोग फिंगर वगैरह डाल सकते हैं या हाथ डाल सकते हैं। लेकिन ईंट जैसे है तो वो क्या है, ठोस है, उसमें अंतराण्विक स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इसी कारण से हम लोग ईंट के बीच में हम लोग हाथ या फिर कुछ नहीं डाल सकते। ठीक है, वहीं अंतराण्विक बल समझते हैं। ठीक है, तो अंतराण्विक बल दो अणुओं के बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो हम लोग ईंट अगर तोड़ना चाहे तो टूटेगा, जल्दी से नहीं टूटेगा, क्यों, क्योंकि वो क्या है, ठोस है और उसके अणुओं के बीच लगने वाला जो अंतराण्विक बल है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ठोस में सूक्ष्म कणों की सजावट क्या होगा, क्रमबद्ध होगा। और ठोस का आकृति तथा आयतन निश्चित होता है और ठोस में अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है और अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा होता है। ठोस पदार्थ पर यदि बाहरी बल ना लगाया जाए तो इसके आकार एवं आयतन में परिवर्तन लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है, अगर कोई ठोस पदार्थ को हम लोग रख देते हैं, ठीक है, तो वो उसका कभी भी आकार और आयतन में परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर क्या किया जाता है, बाहरी कोई बल ना लगाया जाता है तब। ठीक है, तो यानी अगर मान लो कि हम 5 kg का कोई पत्थर है उसको रख देते हैं तो उसका ना ही आकार बदलेगा और ना ही आकृति बदलेगा जब तक उस पर कोई हथौड़ा वगैरह या फिर कोई बाहरी बल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यानी ठोस पदार्थ का जो है अपने आप आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठोस पदार्थ पर दाब का भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ठोस पदार्थ पर क्या होता है, दाब का भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ठोस पर क्या होता है, दाब का भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद ठोस पदार्थ का द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट तथा घनत्व द्रव तथा गैसीय अवस्था की अपेक्षा उच्च होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ का जो द्रवनांक होता है और क्वथनांक होता है और घनत्व होता है, ठीक है, वो द्रव तथा गैसीय पदार्थों की अपेक्षा क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ का द्रवनांक, क्वथनांक तथा घनत्व द्रव तथा गैसीय पदार्थ की अपेक्षा उच्च होता है। ठीक है, यानी गैस और द्रव और गैस की तुलना में देखा जाए तो ठोस पदार्थ का जो द्रवनांक होगा और क्वथनांक होगा और घनत्व होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, ठोस पदार्थ में अंतराण्विक बल प्रबल होने के कारण ये काफी कठोर तथा दृढ़ होते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ में अभी तुरंत बताए थे कि ठोस पदार्थ में अंतराण्विक बल क्या होता है, बहुत प्रबल होता है और अंतराण्विक स्थान जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो ठोस पदार्थ में अंतराण्विक बल प्रबल होने के कारण ये काफी कठोर तथा दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थों में बहाव की भी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती
है, ठीक है। ठोस पदार्थ रख देंगे तो वो अपने आप बहने नहीं लगेगा। जैसे पानी अगर रख देते हैं तो हो सकता है वो बह जाए, ठीक है। अगर खुले में रखते हैं हम, ठीक है, पानी, तो वो क्या होगा, बहने लगेगा। लेकिन ठोस पदार्थ कभी बहेगा नहीं, बहेगा। तो ठोस पदार्थ में बहाव की भी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ठोस पदार्थों में अंतराण्विक स्थान नगण्य होने के कारण इसे दबाव लगाकर संपीड्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ठोस पदार्थ के ठोस पदार्थ में अंतराण्विक स्थान क्या होता है, लगभग नगण्य होता है, ठीक है। जिस कारण से इसको दाब लगाकर क्या कर सकते हैं, कंप्रेस यानी दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। संपीडित संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। यानी ठोस पदार्थ को हम लोग दाब लगाकर उसको दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे ईंट है, ईंट को हम लोग ऐसा है कि दाब लगाकर उसको दबाए तो वो क्या हो जाए, दब जाए, ऐसा संभव है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके बीच अंतराण्विक स्थान जो होता है वो नगण्य के बराबर होता है। ठोस पदार्थ में संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। ठोस पदार्थ में संपीड़न का गुण क्या होता है, नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अणुओं के बीच जो स्थान होता है, अंतराण्विक स्थान, वो बहुत ही कम होता है। सामान्य ताप पर ठोस पदार्थ ना तो गैस की तरह विसरित होते हैं और ना ही द्रव की तरह वाष्पीकृत होते हैं, ठीक है। सामान्य ताप पर जो ठोस होता है वो क्या होता है, ना ही गैस की तरह विसरित होते हैं, ठीक है, और ना ही द्रव की तरह वाष्पीकृत होते हैं, ठीक है। तो ठोस को अगर आपको विसरित कराना है या फिर वाष्पीकृत कराना है तो उसके लिए आपको क्या कराना होगा, बहुत ही ज्यादा तापमान देना होगा, ठीक है। तो सामान्य ताप पर ठोस पदार्थ ना तो गैस की तरह विसरित होते हैं और ना ही द्रव की तरह वाष्पीकृत होते हैं। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर या उष्मा देने पर उसमें प्रसार बहुत ही कम होता है, ठीक है। अगर ठोस पदार्थ जैसे मान लो लोहा को हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है, फैलता है, बट उतना नहीं फैलता है, ठीक है, बहुत कम फैलता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि ठोस पदार्थ को गर्म करने पर या उष्मा देने पर उसमें क्या होता है, प्रसार बहुत ही कम होता है, ठीक है। अगर हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो क्या, उसमें क्या होता है, प्रसार यानी फैलता है, लेकिन क्या होता है, बहुत ज्यादा नहीं फैलता है, बहुत कम फैलता है, ठीक है। ठोस पदार्थों को ठंडा करने पर इसमें संकुचन बहुत ही कम होता है, ठीक है। ठोस पदार्थ को अगर ठंडा करते हैं तो इसमें संकुचन भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। जब फैलेगा कम तो संकुचन भी क्या होगा, कम ही होगा। तो ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं या उष्मा देने पर उसमें क्या होता है, प्रसार बहुत ही कम होता है, और ठोस पदार्थ को अगर ठंडा करते हैं तो इसमें संकुचन भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब आते हैं ठोस पदार्थ के प्रकार। कौन कौन सा ठोस पदार्थ जो है आपका दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको बोला जाता है, और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ठोस भी जो है आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक क्या है, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, वही क्या होता है आपका सच्चा ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो दिखने में ठोस होता है लेकिन ठोस वो होता नहीं है, ठीक है। जैसे क्रिस्टलीय ठोस हो गया, ईंट हो गया, बहुत सारा ऐसा है, ठीक है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जैसे रबड़ हो गया, रबड़ आपको देखने में लगता है कि ये ठोस है, लेकिन ये वो क्या ठोस होता है, नहीं होता है। उसको दबाते हैं तो वो दब जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है, ठीक है। जैसे चीनी हो गया, तो ये सब क्या है आपका क्रिस्टलीय ठोस है। या फिर इसमें कांच हो गया, रबड़ हो गया, शीशा हो गया, ग्लास जिसको बोलते हैं, क्वार्ट्ज, वो सब क्या है आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस यानी कि जो दिखने में ठोस है और ठोस अंदर से भी होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस आपको दिखने में लगेगा ठोस लेकिन वो अंदर से ठोस होता नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस पदार्थ है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस ही जो है आपका वो क्या है, वास्तविक ठोस पदार्थ है। क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस भी कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है, रवादार ठोस भी कहा जाता है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है, रवादार ठोस भी कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के कण, अणु या परमाणु नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं तथा इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होता
है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे कि ठोस का जो होता है अणु वो क्रमबद्ध तरीके से सजा होता है, ठीक है। यानी ठोस पदार्थ के जो सूक्ष्म कण था उसका सजावट जो था वो क्या था, क्रमबद्ध होता था, ठीक है। तो उसी तरह से वो जो सच्चा ठोस होगा, सही ठोस होगा, ठीक है, वास्तविक ठोस होगा, उसके जो कण होंगे वो क्या होगा, नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं तथा इसका उसका जो होगा, जो वास्तविक ठोस होगा उसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, ठीक है। तो ठोस कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, वास्तविक ठोस होगा, और क्रिस्टलीय ठोस को ही क्या कहा जाता है, रवादार पदार्थ भी, ठोस पदार्थ भी कहते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के जो कण होंगे वो नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं तथा क्रिस्टलीय ठोस का ये निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के आयतन पर ताप एवं दाब के अत्यंत न्यून प्रभाव पड़ता है तथा इसके निश्चित द्रव्यमान होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के आयतन पर ताप एवं दाब का अत्यंत न्यून प्रभाव पड़ता है तथा इसके निश्चित द्रव्यमान होते हैं। यानी जो वास्तविक ठोस होगा उस पर क्या जो वास्तविक ठोस होगा, तो वास्तविक ठोस वाला जो पदार्थ होगा यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होगा उसके आयतन पर ताप एवं दाब का अत्यंत न्यून प्रभाव पड़ता है, बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके निश्चित द्रव्यमानक होते हैं, ठीक है, एक फिक्स द्रव्यमानक है, ऐसा नहीं कि कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के जो आयतन पर ताप एवं दाब का अत्यंत ही न्यून प्रभाव पड़ता है तथा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के निश्चित द्रव्यमानक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ असमदैशिक एंटीट्रॉपिक होते हैं, अर्थात इसके भौतिक गुण विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो है असमदैशिक एनिसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। और इसका जो भौतिक गुण होगा, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का जो भौतिक गुण होगा वो विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का जो आयतन पर ताप एवं दाब का अत्यंत ही न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का निश्चित द्रव्यमानक होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ असमदैशिक होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के उदाहरण है चीनी हो गया, लवण यानी सॉल्ट आदि, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, जो दिखने में ठोस होगा लेकिन वो ठोस होता नहीं है। अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है, आभासी ठोस, ठीक है, दिखने में ठोस होगा लेकिन वो ठोस होगा नहीं, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, ठीक है। और क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता था, वास्तविक ठोस कहा जाता था या रवादार ठोस पदार्थ भी कहा जाता था। और वहीं अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस के कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं तथा इनकी निश्चित आकृति नहीं होती है, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस जो है के जो कण होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं अतः इनकी निश्चित आकृति नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में कम दृढ़ता पाई जाती है तथा इन पर बाह्य बल लगाने पर ये आसानी से विकृत हो जाते हैं, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में कम दृढ़ता पाई जाती है तथा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ पर बाह्य बल लगाने पर, मतलब बाहर से बल लगाने पर आसानी से क्या हो जाता है, विकृत हो जाते हैं, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में कम दृढ़ता पाई जाती है और अक्रिस्टलीय ठोस पर अगर बाह्य बल लगाते हैं तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है आसानी से विकृत हो जाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं तथा धीरे धीरे बहने लगता है, ठीक है। जैसे रबड़ है, रबड़ को हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, बहने लगता है, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने पर मुलायम हो जाता है तथा धीरे धीरे क्या होता है, बहने लगता है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ समदैशिक होते हैं, ठीक है, आइसोट्रोपिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो है वो समदैशिक होते हैं।
अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है कांच हो गया, रबड़ हो गया, ये सब क्या है आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है। अब आते हैं पदार्थ की द्रव अवस्था। ठीक है, पदार्थ की ठोस अवस्था हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या पदार्थ की द्रव अवस्था पर। द्रव का अंतराण्विक बल ठोस पदार्थ की तुलना में कम होता है। ठीक है, अंतराण्विक आकर्षण बल जो था वो सबसे अधिक किसमें था, किसके अणुओं के बीच में था, ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच में था। उसके बाद आया द्रव, तो ठोस से इसमें क्या होगा, ठोस की तुलना में द्रव का जो अंतराण्विक आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, कम होता है। लेकिन द्रव का जो अंतराण्विक आकर्षण बल होगा वो गैस के गैसीय पदार्थ के तुलना में अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल किसके अणुओं के बीच में होगा, ठोस पदार्थ का। उससे कम किसमें होगा, द्रव पदार्थ में। और सबसे कम किसमें होगा, गैस में। ठीक है, तो द्रव का अंतराण्विक आकर्षण बल जो है सबसे अधिक किसमें होगा, सॉरी, अणुओं के बीच सबसे अधिक अंतराण्विक आकर्षण बल किसमें होगा, ठोस में, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। ठीक है, तो द्रव का जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो ठोस पदार्थ की तुलना में कम होता है। द्रव पदार्थ में अंतराण्विक स्थान जो होता है वो ठोस पदार्थ से ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अंतराण्विक स्थान जो होगा वो किसमें होगा, गैस में। उससे कम किसमें होगा, सॉरी, सबसे ज्यादा जो अंतराण्विक स्थान होगा वो किसमें होगा, गैस में। उससे कम किसमें होगा, सॉरी, सबसे ज्यादा जो अंतराण्विक स्थान होगा वो किसमें होगा, गैस में होगा। और उससे कम अंतराण्विक स्थान जो होगा वो किसमें होगा, द्रव में होगा। और उससे जो कम, सबसे कम जो अंतराण्विक स्थान होगा वो किसमें होगा, ठोस में होगा। ठीक है, तो द्रव पदार्थ में जो अंतराण्विक स्थान होगा वो ठोस से क्या होगा, ज्यादा होता है। ठीक है, यानी सबसे कम अगर देखा जाए अंतराण्विक स्थान किसमें होगा, ठोस में। और उससे ज्यादा किसमें, द्रव में। और उससे ज्यादा गैस में। ठीक है, तो अंतराण्विक स्थान क्या था, किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो सूक्ष्म कणों से बना होता है तो उन सूक्ष्म कणों के बीच का जो स्थान होता था उसी को क्या कहते थे, अंतराण्विक स्थान। और सबसे कम अंतराण्विक स्थान जो होगा वो किसमें होगा, ठोस में होगा। उससे ज्यादा किसमें होगा, द्रव में होगा। और उससे ज्यादा किसमें होगा, गैस में होगा। द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होते हैं परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, द्रव पदार्थ का जो आयतन होगा वो क्या होगा, निश्चित होता है, लेकिन आकृति क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, द्रव पदार्थ का आयतन, और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे 2 लीटर पानी है तो वो हमेशा 2 लीटर ही हो रहेगा, ऐसा नहीं कि अपने आप 3 लीटर हो गया या 5 लीटर हो गया। ठीक है, या 1 लीटर हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो जब भी होगा क्या होगा, द्रव पदार्थ का जो आयतन होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। और परंतु उसका आकृति क्या होगा, निश्चित नहीं होगा। क्यों आकृति निश्चित नहीं होगा, अगर ग्लास में रखे हैं तो ग्लास के आकृति का हो जाएगा, या फिर किसी बकेट में, बाल्टी में रखे हैं तो बाल्टी के आकृति का हो जाएगा। तो द्रव का आपको याद रखना है कि द्रव का आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होता है। उसके बाद आते हैं, द्रव पदार्थ को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी की आकृति को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इसी कारण इसका क्या होता है, आकृति निश्चित नहीं होता है। ठीक है, द्रव पदार्थ को हम लोग जिस बर्तन में रखते हैं वह द्रव पदार्थ जो है उसी की आकृति को ग्रहण कर लेता है। यही कारण है कि द्रव पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव पदार्थ का घनत्व द्रवनांक तथा क्वथनांक ठोस पदार्थ की तुलना में कम होता है। ठीक है, द्रव पदार्थ का जो घनत्व होता है वो द्रवनांक तथा क्वथनांक ठोस पदार्थ की तुलना में कम होता है। ठीक है, द्रव पदार्थ का जो घनत्व होगा, द्रवनांक होगा और क्वथनांक होगा वो ठोस पदार्थ की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी क्वथनांक हो गया, द्रवनांक हो गया और घनत्व हो गया, वो ठोस पदार्थ का क्या होता है, अधिक होता है द्रव और गैस की तुलना में। ठीक है, तो यानी सबसे ज्यादा अगर ठोस और द्रव और गैस में पूछा जाए किसका ज्यादा है द्रवनांक, क्वथनांक और घनत्व, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ठोस का होगा। उसके बाद किसका होगा, द्रव का होगा। और उसके बाद किसका होगा, गैस का होगा। तो द्रव पदार्थ का अगर घनत्व, द्रवनांक तथा क्वथनांक देखा जाए तो वो ठोस पदार्थ की तुलना में क्या होगा, कम होता है।
नेक्स्ट आते हैं, द्रव पदार्थ में भी ठोस पदार्थ की तरह संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन द्रव में अंतराण्विक स्थान ठोस से ज्यादा होने के कारण यह कुछ संपीड्य होते हैं। ठीक है, द्रव पदार्थ में भी ठोस पदार्थ की तरह संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, ठोस पदार्थ में जैसे संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है, उसी तरह से द्रव पदार्थ में भी संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन क्या है कि द्रव में क्या होता है, अंतराण्विक स्थान ठोस पदार्थ से क्या होता है, ज्यादा होने के कारण यह कुछ संपीड्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द्रव पदार्थ में अंतराण्विक बल कम होने के कारण इसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, द्रव पदार्थ में क्या होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है, यानी दो अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिस कारण से क्या होता है, इसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो द्रव पदार्थ क्यों बहता है, क्योंकि उसके अंतराण्विक बल जो होते हैं, दो अणुओं के बीच लगने वाला बल, अंतराण्विक बल, वो क्या होता है, कम होते हैं, इसी कारण से द्रव में क्या होता है, बहने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे पदार्थ जिसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे तरल पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होता है, बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो तरल पदार्थ किसे कहेंगे, जिसमें क्या होगा, बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे क्या कहेंगे, तरल पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है, द्रव एक तरल पदार्थ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि द्रव में क्या होता है, बहने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए क्या होता है, द्रव क्या है, एक तरल पदार्थ है। द्रव पदार्थ के ऊपरी सतह से प्रत्येक ताप पर वाष्पन होते रहता है। ठीक है, द्रव पदार्थ के जो ऊपरी सतह से क्या होता है, प्रत्येक ताप पर वाष्पन होते रहता है। ठीक है, द्रव पदार्थ के ऊपरी सतह से क्या होता है, प्रत्येक ताप पर वाष्पन होते रहता है। द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के द्रव आपस में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, द्रव में क्या होता है, विसरण का गुण पाया जाता है, ठोस में ये गुण नहीं पाया जाता था, जबकि द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के द्रव आपस में घुल मिल जाते हैं। अब आते हैं पदार्थ के गैसीय अवस्था पर। ठीक है, किस पर आएंगे हम लोग, पदार्थ के गैसीय अवस्था पर। गैसों के अंतराण्विक बल सबसे कम होते हैं तथा अंतराण्विक स्थान जो होता है सबसे ज्यादा होता है। गैसों में जो है अंतराण्विक बल, दो अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, और दो अणुओं के बीच जो अंतराण्विक स्थान होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, गैसों में अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। ठीक है, तथा अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है। गैसों का ना तो निश्चित आकृति होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। ठीक है, गैस का जो है निश्चित आकृति भी नहीं होता है और निश्चित आयतन भी नहीं होता है। ठीक है, गैस का क्या होता है, ना तो निश्चित आकृति होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। गैसों को जिस बंद बर्तन में रखा जाता है वह उसी बर्तन के आयतन तथा आकृति को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, गैसों को जिस बंद बर्तन में रखा जाता है वह उसी बर्तन का आयतन एवं आकृति को ग्रहण कर लेता है, जिस कारण से इसका आयतन भी फिक्स नहीं होता है और आकृति भी निश्चित नहीं होता है। गैसों का घनत्व, द्रवनांक तथा क्वथनांक ठोस एवं द्रव पदार्थ से काफी कम होता है। ठीक है, गैसों का जो घनत्व होगा, द्रवनांक होगा तथा क्वथनांक होगा वो क्या है, ठोस एवं द्रव पदार्थ के से काफी कम होता है। ठीक है, यानी गैस का घनत्व हो गया, द्रवनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, वो ठोस एवं द्रव के पदार्थ से तुलना किया जाए तो वो क्या होगा, काफी कम होता है। गैसों में अंतराण्विक स्थान जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण गैसों में संपीड्यता का गुण पाया जाता
है। ठीक है, गैसों में अंतराण्विक स्थान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, गैसों में अंतराण्विक स्थान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, जिस कारण गैसों में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। ठीक है, गैसों में अंतराण्विक स्थान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, जिस कारण से गैसों में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। गैस पदार्थ को गर्म तथा ठंडा करने पर क्रमशः प्रसार एवं संकुचन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, गैसीय पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका प्रसार क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और गैसीय पदार्थ को अगर हम ठंडा करते हैं तो उसका संकुचन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि गैसीय पदार्थ को अगर गर्म करते हैं, ठीक है, गैसीय पदार्थ को क्या करते हैं, अगर गर्म करते हैं तो उसका प्रसार बहुत ज्यादा होगा, और गैसीय पदार्थ को अगर ठंडा करते हैं तो उसका संकुचन क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है। घनत्व में अंतर रहते हुए भी विभिन्न गैसों में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अगर दो गैस विभिन्न गैस है, सबका घनत्व तो अलग अलग भी है, ठीक है, फिर भी ये गैस क्या होते हैं, परस्पर मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो घनत्व में अंतर रहते हुए भी विभिन्न गैसों में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर घनत्व तो अलग अलग भी है, ठीक है, दो तीन गैस है, बहुत सारा गैस है, और सबका घनत्व तो अलग अलग है, फिर भी ये सब क्या होते हैं, आपस में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, गैसों में पाए जाने वाली परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति को ही विसरण कहते हैं। गैसों में पाए जाने वाली परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, गैसों में पाए जाने वाली परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो दो गैस या तीन गैस या जितना भी गैस है वो सब आपस में जो मिश्रित होते हैं, इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। गैसों को जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के सभी दीवारों पर गैसों द्वारा दाब आरोपित किया जाता है। ठीक है, गैस को हम लोग जिस बर्तन में रखते हैं, ठीक है, तो उस बर्तन के सभी दीवारों पर गैसों के द्वारा क्या होता है, दाब आरोपित किया जाता है। ठीक है, जैसे गैस सिलेंडर होता है, तो गैस सिलेंडर के अंदर क्या होता है, गैस होता है, तो गैस वो सब क्या करता है, गैस के दीवार पर अपना दाब आरोपित करता है, यानी दाब लगाता है। अब आते हैं पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। ठीक है, जो क्या है, हमारा पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग तीन अवस्था के बारे में पढ़े थे, तो अब पदार्थ के चतुर्थ अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था का गुण प्लाज्मा अवस्था का गुण पदार्थ के मुख्य तीन अवस्था ठोस, द्रव तथा गैस से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, यानी प्लाज्मा अवस्था का जो गुण होगा वो ठोस, द्रव तथा गैस से क्या होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अति उच्च तापमान वाले होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उसका तापमान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो पदार्थ का चतुर्थ अवस्था कौन सा है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा का जो गुण होगा वो ठोस और द्रव और गैस से बिल्कुल ही भिन्न होता है। और प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अति उच्च तापमान वाले होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था का जो तापमान होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण अति ऊर्जावान तथा अति उत्तेजित होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि उसका तापमान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उच्च होता है। इसी कारण से प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण जो होते हैं वो अति ऊर्जावान तथा अति उत्तेजित होते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की अवस्था प्लाज्मा अवस्था ही है। ठीक है, सूर्य तथा अन्य तारों की जो अवस्था है वो क्या है, प्लाज्मा अवस्था ही है। हमारे ब्रह्मांड में 96% जो है प्लाज्मा ही है। ठीक है, हमारे ब्रह्मांड में कितने परसेंट प्लाज्मा है, 96% प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यंत ही ऊर्जावान तथा अत्यंत ही उत्तेजित होते हैं।
सूर्य तथा अन्य तारों की जो अवस्था है वो क्या है, प्लाज्मा अवस्था ही है। और हमारे ब्रह्मांड में कितने प्रतिशत प्लाज्मा है, तो 96%। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैसों के रूप में रहता है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ जो है वो किस रूप में रहता है, आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। पदार्थ के गैसीय अवस्था के समान ही प्लाज्मा अवस्था का कोई निश्चित आकार तथा आयतन नहीं होता है। ठीक है, जैसे गैसीय अवस्था था पदार्थ का, उसका कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं था, उसी तरीके से प्लाज्मा अवस्था जो है उसका भी कोई निश्चित आकार तथा आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा अवस्था की पहचान सर्वप्रथम विलियम क्रूक्स ने 1879 ईस्वी में किया था। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था की पहचान कब हुआ था, सर्वप्रथम विलियम क्रूक्स ने किया था। ठीक है, और कब हुआ था, 1879 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ का अत्यधिक किस रूप में रहता है, आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। पदार्थ ये प्लाज्मा अवस्था का कोई निश्चित आकार तथा आयतन नहीं होता है। और प्लाज्मा अवस्था का जो पहचान किसने किया था, सर्वप्रथम विलियम क्रूक्स ने, और कब किया था, 1879 ईस्वी में। विलियम क्रूक्स ने प्लाज्मा का नाम चमकता हुआ पदार्थ रखा था। ठीक है, विलियम क्रूक्स ने प्लाज्मा का नाम क्या रखा था, चमकता हुआ पदार्थ रखा था। अब आते हैं पदार्थ की पंचम अवस्था। ठीक है, पदार्थ की पंचम अवस्था क्या है, पदार्थ के पंचम अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के पंचम अवस्था को क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था की अवधारणा सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, पदार्थ के पांचवी अवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पदार्थ के पांचवी अवस्था को क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये पदार्थ की पांचवी अवस्था का अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। सत्येंद्र सत्येंद्र नाथ बोस के बाद आइंस्टीन ने भी पदार्थ की पांचवी अवस्था का पूर्वानुमान लगाया था। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस के बाद आइंस्टीन ने भी पदार्थ के पांचवी अवस्था यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का पूर्वानुमान लगाया था। पदार्थ की पांचवी अवस्था की प्राप्ति तब होती है जब किसी पदार्थ को परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। ठीक है, जब हम लोग पदार्थ को कितना ठंडा करेंगे, परम शून्य ताप तक ठंडा करते हैं। परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस तक हम किसी पदार्थ को अगर ठंडा करते हैं, तब जो हमको जाके पदार्थ मिलेगा वही पदार्थ क्या होगा, पदार्थ की पांचवी अवस्था यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो पदार्थ का पांचवी अवस्था कब हमें प्राप्त होगा, जब किसी भी पदार्थ को हम लोग परम शून्य ताप तक ठंडा करते हैं। और परम शून्य ताप कितना है, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ के पांचवी अवस्था में पदार्थ के सभी कण आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, जिसे सुपर एटम कहा जाता है। ठीक है, पदार्थ के पांचवी अवस्था में पदार्थ के सभी कण क्या होता है, आपस में मिलकर एक ही हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सुपर एटम कहा जाता है। अब आते हैं पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थ के मुख्य 3 अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, या फिर गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में। तो पदार्थ के मुख्य 3 अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन तापों में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अगर पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो वो किसके कारण होता है, ताप में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो अगर ताप में परिवर्तन हो रहा है तो पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होगा। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन निम्न तरह से होता है, जैसे ठोस अवस्था है। ठीक है, ठोस अवस्था को अगर हम गर्म करते हैं तो किस अवस्था में चले जाएगा, ये द्रव अवस्था में। ठोस अवस्था को अगर हम गर्म करते हैं तो वो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, गर्म अवस्था में। ठीक है, और द्रव अवस्था को और फिर गर्म करते हैं तो वो किस अवस्था में चले जाएगा, गैसीय अवस्था में।
यानी ठोस पदार्थ को अगर गर्म करेंगे तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और द्रव पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो वो किस में हो जाएगा, गैसीय पदार्थ अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अब गैसीय अवस्था को हम लोग लेते हैं और उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, द्रव अवस्था में। जैसे गैस है उसको ठंडा किए तो वो किस में आ जाएगा, द्रव में, और द्रव को भी अगर ठंडा करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, ठोस में। ठीक है, तो ठोस को गर्म करेंगे द्रव, द्रव को गर्म करेंगे गैस, और गैस को ठंडा करेंगे द्रव, और द्रव को ठंडा करेंगे ठोस। गर्म करने का अर्थ है पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करना, और ठंडा करने का अर्थ है पदार्थ के ऊष्मीय ऊर्जा को कम करना। ठीक है, गर्म करने का अर्थ क्या है, पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करना, और ठंडा करने का अर्थ क्या है, पदार्थ के ऊष्मीय ऊर्जा को कम करना। पदार्थ को गर्म करने की अपेक्षा ठंडा करना ज्यादा कठिन तथा खर्चीला होता है। ठीक है, पदार्थ को अगर हमको गर्म करना है तो उतना ज्यादा कठिन नहीं है और वो खर्चीला नहीं है, लेकिन अगर पदार्थ को ठंडा करना है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कठिन होता है और ज्यादा खर्चीला होता है। गैसीय अवस्था को गर्म करते रहने पर प्लाज्मा अवस्था की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे ठोस को गर्म किए द्रव हुआ, द्रव को गर्म किए गैस हुआ, और गैस को भी गर्म गर्म करेंगे तो वो किस में हो जाएगा, प्लाज्मा की प्राप्ति हो जाएगा, जो कि हमारा पदार्थ का क्या है, कितना अवस्था था, चौथा अवस्था था। ठीक है, तो गैसीय अवस्था को गर्म करते रहने पर प्लाज्मा अवस्था की प्राप्ति होगी, और ठोस अवस्था को ठंडा करते रहने पर पदार्थ की पांचवी अवस्था यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो अगर ठोस को हम लोग गर्म करते हैं द्रव, द्रव को गर्म करते हैं गैस, और गैस को गर्म करते हैं तो प्लाज्मा। ठीक है, और गैस को अगर ठंडा करते हैं तो ठोस, सॉरी द्रव। ठीक है, गैस को अगर ठंडा करते हैं तो द्रव, और द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस, और ठोस को भी ठंडा करते हैं 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस तक, तब वो हमको मिलेगा पदार्थ का पांचवा अवस्था, जो क्या था आपका, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी ठोस अवस्था को ठंडा करते रहने पर पदार्थ की पांचवी अवस्था की प्राप्ति होगी, और कितना ठंडा करना है, परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस तक। पदार्थ के अवस्था परिवर्तन से संबंधित परिभाषिक शब्द, सबसे पहला क्या है, द्रवनांक। ठोस पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था में परिणत हो जाते हैं उस ताप को ठोस का द्रवनांक कहते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, ठीक है, यानी ठोस से द्रव में, जिस ताप पर ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं उस ताप को क्या कहते हैं, ठोस का द्रवनांक कहते हैं। ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना गलना कहलाता है। ठीक है, ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलना कहलाता है। ठीक है, ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलना कहलाता है। नेक्स्ट है हिमांक। जिस ताप पर द्रव पदार्थ ठोस में बदल जाता है, ठीक है, जिस जिस ताप पर द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है उस ताप को द्रव पदार्थ का हिमांक कहा जाता है। ठीक है, जिस ताप पर द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाते हैं उस ताप को द्रव पदार्थ का हिमांक कहा जाता है। द्रव पदार्थ का ठोस अवस्था में आना जमना कहलाता है। ठीक है, ठोस पदार्थ, सॉरी, द्रव पदार्थ का ठोस अवस्था में आना जमना कहलाता है। ठीक है, ऐसे भी द्रव पदार्थ को, जैसे आइसक्रीम को हम लोग ठंडा करते हैं, सॉरी, पानी ये आइसक्रीम जो बनाया जाता है वो क्या होता है, द्रव पदार्थ ही होता है, और उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो जम जाता है, तो वो क्या होता है, ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो द्रव पदार्थ का ठोस अवस्था में आना ही क्या कहलाता है, जमना कहलाता है। और जिस ताप पर द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाते हैं उस ताप को क्या कहा जाता है, द्रव पदार्थ का हिमांक कहा जाता है। अब आते हैं क्वथनांक। जिस ताप पर द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में परिणत होते हैं उस ताप को द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, जिस ताप पर क्या होता है, द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में परिणत हो जाते हैं उस ताप को क्या कहा जाता है, द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। द्रव पदार्थ का गैसीय अवस्था में आना क्वथन कहलाता है। ठीक है, द्रव पदार्थ का गैसीय अवस्था में आना क्या कहलाता है, क्वथन कहलाता है। नेक्स्ट है संघनन बिंदु, कंडेंसेशन पॉइंट। जिस ताप पर गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था में परिणत हो जाता है, ठीक है, गैसीय अवस्था से
द्रव अवस्था में परिणत हो जाता है यानी परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को गैसीय पदार्थ का संघनन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, जिस ताप पर गैसीय पदार्थ यानी जिस ताप पर गैसीय पदार्थ क्या होगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, उस ताप को गैसीय पदार्थ का संघनन बिंदु कहा जाता है। गैसीय पदार्थ का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है, अगर गैसीय पदार्थ को हम लोग गैसीय वाला पदार्थ को हम लोग द्रव में परिवर्तित कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, संघनन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। किसी एक पदार्थ का हिमांक तथा गलनांक एक ही ताप बिंदु होता है और इस ताप बिंदु पर ठोस तथा द्रव परस्पर तापीय साम्य पर होते हैं। ठीक है, किसी एक पदार्थ का जो हिमांक तथा गलनांक एक ही ताप बिंदु होता है। ठीक है, किसी एक पदार्थ का जो हिमांक तथा गलनांक क्या होता है, एक ही ताप बिंदु होते हैं और इस ताप बिंदु पर ठोस तथा द्रव परस्पर तापीय साम्य पर होता है। किसी एक पदार्थ का क्वथनांक तथा संघनन बिंदु एक ही ताप बिंदु होते हैं तथा इस ताप बिंदु पर द्रव तथा गैस तापीय साम्य पर होते हैं। ठीक है, किसी एक पदार्थ का जो क्वथनांक तथा संघनन बिंदु एक ही ताप बिंदु होता है। ठीक है, किसी एक पदार्थ का क्वथनांक तथा संघनन बिंदु क्या होता है, एक ही ताप बिंदु होता है तथा इस ताप बिंदु पर द्रव तथा गैस तापीय साम्य में होते हैं। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, अब हम लोग देखेंगे पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, तत्व एलिमेंट, यौगिक कंपाउंड, मिश्रण मिक्सचर। तत्व तथा यौगिक को शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तत्व तथा यौगिक को क्या कहा जाता है, शुद्ध पदार्थ कहा जाता है तथा मिश्रण को क्या कहा जाता है, अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तत्व तथा यौगिक को क्या कहा जाता है, शुद्ध पदार्थ, और मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। प्रकृति का मूल पदार्थ जो है वो क्या है, तत्व है। ठीक है, प्रकृति का मूल पदार्थ क्या है, तत्व है। यौगिक तथा मिश्रण का निर्माण तत्वों के द्वारा होता है। ठीक है, यौगिक तथा मिश्रण का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, तत्वों के द्वारा ही होता है। ठीक है, तत्व तथा यौगिक को शुद्ध पदार्थ, मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ, प्रकृति का मूल पदार्थ तत्व, यौगिक तथा मिश्रण का निर्माण तत्वों के द्वारा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्व। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जिसे भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तत्व क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। तत्व एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। ठीक है, तत्व जो है आपका एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। तत्व कितने प्रकार के कणों से बना होता है, एक ही प्रकार के कणों से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को ही क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को ही क्या कहा जाता है, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो तत्व क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। और तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के कणों से बना होता है और तत्व के सूक्ष्मतम कणों को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब तक कुल 118 तत्वों की खोज की गई है। ठीक है, अभी तक कितने तत्वों का खोज किया गया है, लगभग कुल 118 तत्वों का खोज किया गया है। एक तत्व का एक गुण दूसरे तत्व का गुणों से भिन्न होता है। ठीक है, मतलब दो तत्व है तो दोनों का गुण जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, किसी भी दो तत्व का गुण क्या होगा, एक समान नहीं होगा। ठीक है, तो दो तत्व है तो दोनों का गुण क्या होगा, अलग अलग है। तीन तत्व है तो तीनों का गुण क्या होगा, अलग अलग है।
तत्वों का रासायनिक संकेत के द्वारा तत्वों को रासायनिक संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तत्वों को जो दर्शाया जाता है वो कैसे दर्शाया जाता है? रासायनिक संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तत्वों को रासायनिक संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तत्वों को कैसे दर्शाया जाता है? रासायनिक संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। तत्व का साधारण ताप एवं दाब पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तत्व जो है आपका वो साधारण ताप एवं दाब पर ठोस अवस्था में भी, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तत्व जो है आपका वो साधारण ताप एवं दाब पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तत्व का उदाहरण ऑक्सीजन हो गया, सोना हो गया, पारा हो गया, लोहा हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है? तत्व के उदाहरण हैं। ठीक है, तो तत्व का उदाहरण क्या क्या? बहुत सारा है। सोना हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? आपका तत्व है। ठीक है, तत्व को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला क्या है? धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तत्व को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन सा? धातु, अधातु और उपधातु। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक है, धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल, उपधातु, मेटलॉइड। धातु, मेटल। धातु तत्व प्रायः ठोस होते हैं। ठीक है, धातु तत्व जो होता है वो प्रायः क्या होता है? ठोस होते हैं। धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, धातु जो होता है वो क्या होता है? ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, यानी धातु जो होता है वो अपने से होकर ऊष्मा तथा विद्युत को जाने देते हैं, यानी धातु जो होता है ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु कठोर होता है तथा धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ठीक है, धातु जो होता है वो क्या होता है आपका? कठोर होता है तथा धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ठीक है, धातु जो प्राय होगा वो क्या होगा? धातु तत्व, जितना भी तत्व धातु होता है वो प्राय क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, धातु ऊष्मा तथा विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। धातु कठोर होता है और धातु में क्या होता है? विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु अघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। ठीक है, धातु जो होता है वो आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। ठीक है, धातु क्या होता है? आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। अब तक ज्ञात तत्वों में 80% से ज्यादा धातु ही है। ठीक है, अभी तक जितना भी तत्व का खोजा गया उसमें से 80% से ज्यादा जो है वो क्या है? धातु ही है। तो अब तक ज्ञात तत्वों में 80% से ज्यादा धातु ही है। उदाहरण के लिए लोहा हो गया, सोडियम हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है? आपका धातु है। ठीक है, तो ये सब तत्व जो है वो क्या है? धातु है। अब हम लोग पढ़ेंगे और धातु नॉन मेटल। ऐसे तत्व जिसमें धातु के समान गुण नहीं होते हैं उसे अधातु कहा जाता है। ठीक है, ऐसे तत्व जिसमें धातु के समान गुण नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? अधातु कहा जाता है। अधिकांश अधातु गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश जो अधातु होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश अधातु गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ अधातु ठोस होते हैं परंतु वे भंगुर होते हैं। ठीक है, कुछ अधातु क्या होता है? ठोस होते हैं परंतु वे क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। और धातु ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। और धातु जो होता है आपका वो क्या होता है? ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। तो वहीं धातु क्या होता था? ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, और धातुओं में धातु के समान चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, जितना धातु में चमक पाया जाता है उतना अधातु में चमक नहीं पाया जाता है। और धातु अघात वर्ध तथा तन्य नहीं होते हैं। ठीक है, और धातु जो होता है वो अघात वर्ध तथा तन्य नहीं होते हैं। और धातुओं की कुल संख्या मात्र 22 है। ठीक है, और धातुओं की कुल संख्या जो है कितना है? मात्र वो 22 है।
उदाहरण के लिए ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या है आपके अधातु हैं। उपधातु मेटेलोइड ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, ऐसा तत्व जिसमें क्या होगा, धातु का भी गुण होगा और अधातु दोनों के धातु का भी और अधातु का भी दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, ये सब क्या है, अधातु उपधातु हैं। ठीक है, सिलिकॉन में धातु तथा अधातु दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं, ये इसीलिए क्या है, ये उपधातु है। तो उपधातु में धातु वाला भी गुण होगा और अधातु वाला भी गुण होगा। अब आते हैं हम लोग यौगिक। ठीक है, तो यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। ठीक है, यौगिक का जो निर्माण होता है दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। ठीक है, तो यौगिक का जो निर्माण होगा वो कैसे होगा, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यौगिक का जो निर्माण होगा दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में और कैसे होगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि दो तत्व लाए, दो या दो से अधिक तत्व लाए एक निश्चित रेशियो में और मिला दिए तो वो क्या हो गया, यौगिक बन गया, नहीं। ठीक है, तो यौगिक का जो निर्माण होगा वो कैसे होगा, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा वही क्या होगा, यौगिक होगा। यौगिक का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है। ठीक है, यौगिक का जो निर्माण होगा वो कब होगा, रासायनिक अभिक्रिया के बाद ही होता है। यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बनते हैं उन तत्वों का गुण यौगिक में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यौगिक जो है, मान लो H2 प्लस O2 H2O बनता है, तो H2O जो पानी होता है उसमें ना ही H2 हाइड्रोजन का गुण पाया जाता है और ना ही ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यानी यौगिक जो है जिन तत्वों से मिलकर बनते हैं उन तत्वों का गुण यौगिक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यानी H2 प्लस O2 H2O अगर बनता है तो H2O में ना ही H2 का गुण होगा और ना ही O2 का गुण होगा। ठीक है, तो यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बनेगा उन तत्वों का गुण यौगिक में नहीं पाया जाता है। यौगिक के अवयवी तत्वों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अब H2O है तो उसको हम लोग भौतिक विधि के द्वारा, ऐसा नहीं कि H2O को हम H2 अलग कर लिए, O2 अलग कर लिए, ये पॉसिबल नहीं है भौतिक विधियों के द्वारा। ठीक है, तो यौगिक के अवयवी तत्वों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यौगिक के अवयवी तत्वों को रासायनिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, यानी H2O है तो उसको हम लोग भौतिक विधियों के द्वारा H2 और O2 में अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यौगिक के अवयवी तत्वों को रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है और रासायनिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। यौगिक के अवयवी तत्व भार के दृष्टिकोण से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। ठीक है, यौगिक के जो अवयवी तत्व होते हैं वो भार के दृष्टिकोण से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। यौगिक का द्रव्यमान तथा और क्वथनांक निश्चित होता है। यौगिक का जो द्रव्यमान और क्वथनांक होगा वो क्या होगा, निश्चित होता है। ठीक है, यौगिक का द्रव्यमान एवं क्वथनांक क्या होगा, निश्चित होता है। यौगिक शुद्ध पदार्थ है, तत्व और यौगिक जो थे वो क्या थे, शुद्ध थे, शुद्ध पदार्थ थे, और मिश्रण जो था वो क्या था, अशुद्ध पदार्थ था। तो यौगिक आपका कैसा हो गया, शुद्ध पदार्थ है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाते हैं, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाते हैं और यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाते हैं। ठीक है, यौगिक के सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। अणु का निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान तत्व के सूक्ष्मतम कण परमाणु के मिलने से होता है। अणु का जो निर्माण होगा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सूक्ष्मतम कण परमाणु के मिलने से होता है। ठीक है, अणु का जो निर्माण होगा वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होगा और कैसे होगा, सूक्ष्मतम कण परमाणु के मिलने से होता है।
यौगिक को रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, यौगिक को रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, यौगिक को कैसे दर्शाया जाता है? रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। यौगिक ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं तथा गैस भी होते हैं। ठीक है, ठोस यौगिक तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं। यौगिक का उदाहरण जैसे H2O जल हो गया, चूना हो गया CaO, अमोनिया गैस हो गया NH3, चूना पत्थर हो गया CaCO3। तो ये सब क्या है? यौगिक है। तत्वों के तरह यौगिकों की संख्या सीमित नहीं है। ठीक है, तत्व जैसे 118 खोजा गया है, लेकिन तत्व का क्या है? संख्या एक सीमित है, लेकिन यौगिकों की संख्या सीमित नहीं है। ठीक है, यौगिक असंख्य रूप में हमारे प्रकृति में मौजूद है तथा तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कराकर इसे बनाया जा सकता है। ठीक है, यौगिक जो है आपका असंख्य रूप में हमारे प्रकृति में मौजूद है और यौगिक बनाने के लिए क्या करना है? तत्व के बीच दो या दो से अधिक तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया करा के यौगिक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यौगिक का जो संख्या है वो सीमित नहीं है। अब आते हैं तत्व तथा यौगिक में अंतर। ठीक है, तत्व समान प्रकार के परमाणु से बना होता है और यौगिक में एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, तत्व जो है समान प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, लेकिन यौगिक में एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक का निर्माण समान प्रकार के अणुओं से होता है। ठीक है, तत्व समान प्रकार के परमाणु से बने होते हैं और यौगिक का निर्माण समान प्रकार के अणुओं से बना होता है और यौगिक में एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यौगिक में क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व होते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक तत्व होंगे तो दोनों अलग अलग प्रकार का, सब अलग अलग प्रकार का परमाणु होगा। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि यौगिकों में एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। तो तत्व समान प्रकार के परमाणु से बना होता है, यौगिक का निर्माण समान प्रकार के अणुओं से होता है। ठीक है, और यौगिकों में एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है, तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ के बने हैं, इन्हें दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक का विभाजन रासायनिक विधियों द्वारा उनके अवयवी तत्वों में किया जा सकता है। ठीक है, तत्व जो है वो सिर्फ एक ही पदार्थ के बने हैं, इन्हें दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यौगिक का विभाजन हम लोग रासायनिक विधियों द्वारा उनके अवयवी तत्वों में किया जा सकता है। तत्व तथा यौगिक का रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, तत्व और यौगिक का जो रासायनिक गुण और भौतिक गुण होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। तत्वों में अपरूपता की घटना पाई जाती है, जबकि यौगिक अपरूपता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तत्व में अपरूपता की घटना पाई जाती है जबकि यौगिक अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। तत्वों में समावयवता की घटना नहीं पाए जाते हैं जबकि यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तत्वों में समावयवता की घटना नहीं पाए जाते हैं जबकि यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तत्वों को रासायनिक संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है, यौगिक को रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तत्वों को किस रासायनिक संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है जबकि यौगिक को रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। विभिन्न प्रकार के तत्वों को गुणों के आधार पर धातु तथा अधातुओं में बांटा गया है और उपधातु में भी बांटा गया है और यौगिक को गुणों के आधार पर अम्ल, भस्म तथा लवण में विभाजित किया गया जाता है। ठीक है, तो यानी तत्व को गुणों के आधार पर धातु, अधातु तथा उपधातु में बांटा गया है और वहीं यौगिक को गुणों के आधार पर अम्ल, भस्म तथा लवण में विभाजित किया गया है। तत्वों की संख्या वर्तमान में 118 है। 118 तत्वों को आपस में रासायनिक अभिक्रिया कराकर असंख्य यौगिक बनाए जा चुके हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो तत्वों का वर्तमान में संख्या कितना है? 118, और इन्हीं तत्वों को रासायनिक अभिक्रिया कराकर असंख्य यौगिक बनाए जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मिश्रण पे। ठीक है,
मिश्रण मिश्रण बनने के दौरान किसी भी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। ठीक है, मिश्रण जो आपका वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नहीं बनता है, जबकि यौगिक जो था आपका दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता था। ठीक है, तो मिश्रण बनने के दौरान किसी भी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, मिश्रण अगर बन जाता है तो उसको हम लोग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, जो क्या है एक भौतिक परिवर्तन का हिस्सा है। ठीक है, तो मिश्रण का बनना क्या है एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, मिश्रण का बनना क्या है एक भौतिक परिवर्तन है। मिश्रण के अवयवी तत्व एवं यौगिक को साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो मिश्रण में जो तत्व या फिर यौगिक जो मिश्रण के जो अवयवी तत्व या एवं यौगिक को क्या कर सकते हैं साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, मिश्रण में जो भी दो तत्व या फिर दो यौगिक मिल गया है उसको भौतिक विधि साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो मिश्रण बनने में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। मिश्रण बनना कैसा परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन है। और मिश्रण के अवयवी तत्व एवं यौगिक को साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं रहता है, जबकि यौगिक का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता था। लेकिन मिश्रण का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है निश्चित नहीं होता है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं अगर मिश्रण के संपूर्ण नमूना का संगठन समान होता है तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, यानी चीनी और पानी। ठीक है, पानी लिए एक गिलास और उसमें 2 स्पून 2 चम्मच चीनी डाल दिए और उसको सही तरीके से क्या किए घोल दिए, चीनी उसमें नहीं दिख रहा हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होगा कि एकदम समान तरीके से उसमें घुल जाना चाहिए। ठीक है, तो पानी और चीनी का जो मिश्रण होगा वो क्या होगा आपका समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, तो अगर मिश्रण में संपूर्ण नमूना का संगठन समान होता है ठीक है तो उसे क्या कहते हैं समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण के अवयव सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, समांगी मिश्रण का जो अवयव होगा जैसे चीनी पानी है तो उसमें चीनी और पानी का जो अवयव होगा वो सब क्या होगा सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण के जो अवयव होंगे वो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देता है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। ठीक है, समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। ठीक है, विलयन जो कहा जाता है वो किस जैसे चीनी और पानी का जो मिश्रण है वही क्या होगा विलयन होगा। ठीक है, ना कि मिट्टी और पानी का मिश्रण। मिट्टी और पानी का मिश्रण समांगी मिश्रण हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मिट्टी और पानी का मिश्रण बनाएंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा मिट्टी नीचे बैठ जाएगा जो कि समांगी मिश्रण नहीं होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं विसमांगी मिश्रण जो कि आपका विलयन नहीं कहलाता है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। उदाहरण जैसे शरबत, पानी घुला हुआ सॉरी चीनी घुला हुआ पानी, ठीक है, हवा हो गया, सभी मिश्र धातु हो गया, पेट्रोलियम आदि, ये सब क्या है आपका समांगी मिश्रण है। अब आते हैं विसमांगी मिश्रण पे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वैसा मिश्रण जिसके संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान नहीं रहता है उसे विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे कि अगर हम पानी में मिट्टी डाल दें, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपका विसमांगी मिश्रण हो गया। विसमांगी मिश्रण के अवयव को खुली आंखों से अथवा सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ठीक है, अगर हम विसमांगी मिश्रण जैसे चीनी पानी और मिट्टी का मिश्रण बनाते हैं, ठीक है, उसको उसमें से मिट्टी हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं या फिर सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो विसमांगी मिश्रण के जो अवयव होंगे, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग खुली आंखों से अथवा सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। विसमांगी मिश्रण को निलंबन तथा कोलाइड में बांटा जाता है। ठीक है, विसमांगी मिश्रण को किसमें किसमें बांटा जाता है निलंबन तथा कोलाइड में बांटा जाता है। ठीक है, विसमांगी मिश्रण को सस्पेंशन निलंबन तथा कोलाइड में बांटा जाता है। अधिकांश मिश्रण विसमांगी ही होते हैं। ठीक है, अधिकांश जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है विसमांगी ही होते हैं।
जैसे प्रदूषित हवा हो गया, प्रदूषित जल हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, रक्त हो गया, ये सब क्या है आपका विषमांगी मिश्रण है। ठीक है। भौतिक अवस्था ठोस, द्रव तथा गैस के आधार पर मिश्रण को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे ठोस ठोस मिश्रण, ठोस ठोस मिश्रण जिसका उदाहरण क्या क्या हो गया, पीतल हो गया, सोने के आभूषण हो गया, ये सब क्या है ठोस ठोस का मिश्रण है। जैसे ठोस द्रव का मिश्रण अगर देखा जाए तो अमलगम हो गया, जल में घुला ग्लूकोज हो गया। तो जल क्या हो गया आपका द्रव हो गया और ग्लूकोज क्या हो गया ठोस हो गया। ठीक है। उसके बाद आते हैं ठोस गैस का मिश्रण। ठोस गैस का मिश्रण क्या हो गया, धुआं हो गया, जैसे खेती योग्य भूमि की मिट्टी, ये सब क्या है ठोस गैस का मिश्रण है। द्रव द्रव मिश्रण अगर देखा जाए तो जल में घुला शराब या अल्कोहल। ठीक है। पेट्रोल तथा डीजल का मिश्रण। द्रव गैस मिश्रण, द्रव और गैस मिश्रण देखा जाए तो पीने वाला जल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब क्या है गैस द्रव मिश्रण के उदाहरण है। ठीक है। द्रव और गैस का जो मिश्रण का उदाहरण है वो क्या है, पीने वाला जल, सॉफ्ट ड्रिंक्स। गैस गैस मिश्रण का उदाहरण क्या हो जाएगा, हवा, O2 तथा हीलियम का मिश्रण। ठीक है। ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण, ये सब क्या है गैस गैस मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है। गैस गैस मिश्रण का उदाहरण क्या हो गया, हवा हो गया, ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण। अब आते हैं मिश्रण के अवयवों को अलग करने की प्रमुख विधि। आसवन है, प्रभाजी आसवन है, ऊर्ध्वपातन है, क्रोमेटोग्राफी है और थिराना। ठीक है। तो ये सब क्या है मिश्रण के अवयवों को अलग करने की प्रमुख विधि। डिस्टिलेशन हो गया, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, थिराना, सेडिमेंटेशन। ठीक है। सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है आसवन डिस्टिलेशन। आसवन विधि में द्रव को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है। उसके बाद वाष्प को ठंडा कर पुनः द्रव को प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है। आसवन विधि में क्या किया जाता है, द्रव को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है और उसके बाद उस वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव को प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है। जैसे चीनी और पानी को अलग करना है। ठीक है। चीनी और पानी को अलग करना है, चीनी और पानी घुला हुआ है तो उसको अलग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको गर्म करेंगे, जिससे पानी क्या हो जाएगा उसमें वाष्प बन के बाहर आ जाएगा और उस वाष्प को हम लोग ठंडा करके पानी प्राप्त कर लेंगे और चीनी क्या होगा वाष्प बन के उड़ेगा नहीं, तो वो उसी बर्तन में चीनी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आसवन विधि में क्या किया जाता है, द्रव को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है और उस बाद में वाष्प को ठंडा कर पुनः द्रव प्राप्त कर लिया जाता है। आसवन विधि के द्वारा ठोस द्रव मिश्रण से ठोस तथा द्रव को अलग किया जाता है। ठीक है। आसवन विधि के द्वारा ठोस द्रव मिश्रण से ठोस तथा द्रव को अलग किया जाता है। ठीक है। आसवन विधि के द्वारा ठोस द्रव मिश्रण से ठोस तथा द्रव को अलग किया जाता है। आसवन विधि में पहले वाष्पीकरण उसके बाद संघनन किया जाता है। आसवन विधि में पहले क्या किया जाता है, द्रव पदार्थ को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। तो वो क्या हो गया वाष्पीकरण और उसी वाष्प को ठंडा किया जाता है जो क्या हो गया संघनन हो गया। तो यानी आसवन विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है वाष्पीकरण, उसके बाद क्या किया जाता है उसको कंडेंसेशन यानी संघनन किया जाता है। आसवन विधि द्वारा वैसे मिश्रण को अलग किया जा सकता है जिनके अवयवों के क्वथनांक का अंतर कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो। ठीक है। आसवन विधि द्वारा कैसे मिश्रण को अलग किया जा सकता है, वैसे मिश्रण को जिनके अवयवों का जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक का अंतर कम से कम कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस क्या या इससे अधिक। पीने वाले जल से आसूत जल आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। पीने वाले जल से आसूत जल जो है वो आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आसवन विधि द्वारा समुद्र जल से पीने वाले जल प्राप्त किया जाता है। ठीक है। आसवन विधि द्वारा क्या किया जाता है, समुद्र जल से पीने वाले जल प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल
डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग दो या दो से अधिक द्रव पदार्थ से बने मिश्रण के अवयवों को अलग करने में किया जाता है। ठीक है, प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किस प्रकार के मिश्रण को अलग करने में किया जाता है? दो या दो से अधिक द्रव पदार्थ से बने मिश्रण के अवयवों को अलग करने में किया जाता है। ठीक है, प्रभाजी आसवन द्वारा ऐसे द्रव मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है जिनके अवयवी द्रव के क्वथनांक का अंतर बहुत कम होता है। ठीक है, प्रभाजी आसवन द्वारा ऐसे द्रव मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है जिनके अवयवी द्रवों के क्वथनांक का अंतर बहुत कम होता है। प्रभाजी आसवन में भिन्न भिन्न द्रव को उनके क्वथनांक के अनुसार अलग किया जाता है। ठीक है, प्रभाजी आसवन में क्या होता है? भिन्न भिन्न द्रवों को उनके क्वथनांक के अनुसार अलग किया जाता है। प्रभाजी आसवन में निम्न क्वथनांक वाले द्रव पहले आश्वित होता है तथा उच्च क्वथनांक वाला द्रव बाद में आश्वित होता है। ठीक है, प्रभाजी आसवन में निम्न क्वथनांक वाले द्रव पहले आश्वित होता है तथा उच्च क्वथनांक वाले द्रव बाद में आश्वित होता है। एल्कोहल जल का मिश्रण, एसीटोन जल मिश्रण तथा एल्कोहल एसीटोन मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा मिश्रण? एल्कोहल जल मिश्रण, एसीटोन जल मिश्रण तथा एल्कोहल एसीटोन मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, आसवन विधि द्वारा ही पृथक किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल, केरोसिन आसवन विधि द्वारा ही पृथक किया जाता है। वायु के विभिन्न अवयव जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा ही पृथक किया जाता है। ठीक है, वायु के विभिन्न अवयव जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को विभिन्न को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा ही पृथक किया जाता है। अब आते हैं ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन। कुछ ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना पिघले वाष्प में परिणत हो जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, कुछ ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना पिघले वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यानी किसी ठोस पदार्थ को अगर गर्म करते हैं तो वो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जनरली जो होता है क्या होता है? ठोस को गर्म करते हैं द्रव, द्रव को गर्म करते हैं गैस। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे गर्म करने पर वो डायरेक्ट इसमें वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जिस ठोस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है उसे ऊर्ध्वपातीज पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिस ठोस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है उसे ऊर्ध्वपातीज पदार्थ कहते हैं, सब्लिमेट सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जिस पदार्थ में कैसा वाला गुण होगा? ऊर्ध्वपातन वाला गुण। ऊर्ध्वपातन वाला गुण यानी कि ठोस को गर्म करते हैं तो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना, यही क्या है? ऊर्ध्वपातन का गुण। और जिस ठोस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन का गुण होगा उस पदार्थ को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातीज पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थ हो गया और इसको अगर गर्म करते हैं तो ये सीधा अगर गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो इसी को क्या कहेंगे? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ठोस गैस पदार्थ है, अगर इसको हम ठंडा करते हैं, ठीक है, तो ये किसमें? ठोस पदार्थ में चले जाता है, तो यही क्या हो जाएगा? रिवर्स सब्लिमेशन। यानी ठोस पदार्थ है, गर्म किए गैस अवस्था में, और गैसीय अवस्था है उसको ठंडा किए तो ठोस अवस्था में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होगा? ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। रिवर्स सब्लिमेशन में क्या होगा कि गैसीय अवस्था को ठंडा करेंगे, सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा वैसे मिश्रण के अवयवों को पृथक किया जाता है जिसका एक अवयव कोई ऊर्ध्वपातीज पदार्थ है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि में वैसे मिश्रण के अवयवों को पृथक किया जाता है जिसका एक अवयव कोई ऊर्ध्वपातीज पदार्थ है। जैसे साधारण नमक तथा अमोनिया क्लोराइड का मिश्रण। ठीक है, साधारण नमक तथा अमोनिया क्लोराइड का मिश्रण जो है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। प्रमुख ऊर्ध्वपातीज पदार्थ कौन कौन सा है? सूखा बर्फ,
ठोस CO2, नेप्थलीन की गोलियां, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, कैफीन हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, ये सब क्या है, ऊर्ध्वपातीज पदार्थ है। यानी ये ठोस से ठोस, इन सभी पदार्थ को गर्म करने के बाद सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, नेप्थलीन की गोलियां, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, कैफीन हो गया, सूखा बर्फ हो गया यानी ठोस CO2 हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। अब आते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक ठोस विलेय अत्यंत ही कम मात्रा में एक ही विलायक में घुला रहता है के अवयवों को क्रोमेटोग्राफी तकनीक द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, ऐसा मिश्रण जिसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक ठोस विलेय, ठीक है, ठोस विलेय अत्यंत ही कम मात्रा में एक ही विलायक में घुला होता है। जैसे मान लो पानी लिए और उसमें चीनी भी डाल दिए और नमक भी घोल दिए। ठीक है, तो इसको अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी एक विलायक है, ठीक है, जिसमें घुल रहा है और दो ठोस विलेय यानी जो पदार्थ, दो ठोस पदार्थ उसमें घुल गया। ठीक है, तो दो या दो से अधिक ठोस पदार्थ जो है किसी एक विलायक में यानी किसी एक विलायक में जिसमें घुल रहा है वो घुल जाता है। ठीक है, तो उस तरह के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी तकनीक इस सिद्धांत में आधारित है कि विभिन्न ठोस विलेय एक विलायक में घुले हैं परंतु उनकी विलेयता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, यानी क्रोमेटोग्राफी का तकनीक जो है इस सिद्धांत में आधारित है कि विभिन्न ठोस विलेय यानी जो घुल रहा है, ठीक है, एक विलायक में जो घुला रहा है, ठीक है, में घुले हैं परंतु उनकी विलेयता क्या है, भिन्न भिन्न। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक द्वारा स्याही के विभिन्न अवयव को अलग किया जाता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक द्वारा स्याही के विभिन्न अवयवों को अलग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल अपराध से जुड़े जांच में भी किया जाता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल अपराध से जुड़े जांच में भी किया जाता है। मानव के किसी अंग में सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित पदार्थों की पहचान क्रोमेटोग्राफी द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, मानव के किसी अंग में सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित पदार्थों की पहचान जो है क्रोमेटोग्राफी द्वारा ही किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं सेडिमेंटेशन यानी थिराना। थिराना विधि द्वारा ठोस द्रव मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। ठीक है, थिराना विधि द्वारा जो है ठोस और द्रव मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। नदी के गंदे जल से बड़े बड़े ठोस कण वाले अशुद्धि को थिराना विधि द्वारा ही अलग किया जाता है। ठीक है, थिराना क्या है, थिराना विधि द्वारा जो है ठोस और द्रव मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। जैसे नदी के गंदे जल से बड़े बड़े ठोस कण वाले अशुद्धि को थिराना विधि द्वारा अलग किया जाता है। ऐसे द्रव जिनमें अविलेय ठोस पदार्थ मिले हैं को कुछ समय तक एक बर्तन में स्थिर रखने पर ठोस पदार्थ बर्तन के पेंदी पर जमा हो जाता है। यह प्रक्रिया थिराना कहलाता है तथा बर्तन के पेंदी पर बैठे ठोस पदार्थ को तलछट कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी और मिट्टी का सॉल्यूशन है, गंदा पानी है, ठीक है, उसको कुछ समय तक हम लोग रख देते हैं तो उसमें जो मिट्टी वगैरह होता है, जो बड़ा कण होता है वो अविलेय ठोस पदार्थ होता है, वो क्या होता है, उसके नीचे वाले परत पर बैठ जाता है। ठीक है, और जो बैठ जाता है नीचे, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थिराना कहते हैं। और नीचे जो पेंदे पर बैठ जाता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तलछट कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। प्रदूषित जल का शुद्धिकरण। ठीक है, प्रदूषित जल का शुद्धिकरण। नदी, तालाब, झील इत्यादि के जल पीने योग्य नहीं होते हैं। इन्हें पीने योग्य बनाने हेतु कई प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। ठीक है, प्रदूषित जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, तो जैसे हम लोग नदी या तालाब या झील का इत्यादि का पानी जो होता है वो क्या होता है, पीने योग्य नहीं होता है। और उसको पीने योग्य बनाने हेतु क्या होता है, उसको कई प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। उसमें से सबसे पहले नदी, तालाब आदि के जल को थिराने की टंकी में ले जाकर थोड़ा सा फिटकरी मिला देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पानी को क्या किया जाता है, नदी या तालाब के पानी को
जल को क्या किया जाता है, थिराने का टंकी में ले जाकर थोड़ा सा फिटकरी मिलाकर छोड़ देते हैं। फिटकरी प्रभाव से ठोस कण जैसे गंदगी टंकी के नीचे बैठ जाता है। ठीक है, ये फिटकरी से क्या होता है, फिटकरी के प्रभाव से ठोस कण जो होगा, ठोस कण जैसी गंदगी टंकी के नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद ऊपर के स्वच्छ जल को दूसरे टंकी में फिल्ट्रेशन टैंक कहते हैं। ठीक है, दूसरे टंकी में डाल दिया जाता है, जिसे क्या 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 कहा जाता है, फिल्ट्रेशन टैंक कहते हैं। उसी में डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले नदी या तालाब या फिर नदी या तालाब का पानी या कुएं के पानी को क्या करते हैं, थिराने का टंकी में डाल देते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, फिटकरी डाल देते हैं। और फिटकरी के प्रभाव से क्या होता है, जो उसमें गंदगी वाला ठोस कण होता है वो नीचे बैठ जाता है। उसके बाद इस ऊपर वाले स्वच्छ जल को क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन टैंक में डाल देते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेशन टैंक में महीन बालू महीन बालू कंकड़ पत्थर के स्तरों से गुजारा जाता है, जिससे जल में उपस्थित सूक्ष्म ठोस गंदगी अलग हो जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन टैंक में जल को महीन बालू कंकड़ पत्थर के स्तरों से गुजारा जाता है, जिससे जल में उपस्थित सूक्ष्म कण जो होता है वो क्या होता है, ठोस गंदगी अलग हो जाता है। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन टैंक से प्राप्त जल में क्लोरीन या विरंजक चूर्ण मिलाया जाता है, जिससे जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद पानी पीने योग्य हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया गया, पानी लिया गया उस एक टंकी में। ठीक है, उसमें से आप क्या किया गया, फिटकरी डाला गया। फिटकरी डालने के बाद क्या हुआ कि उसका जो ठोस गंदगी था वो उसके नीचे बैठ गया। उसके बाद उस पानी को क्या किया गया, फिल्ट्रेशन टैंक में डाला गया और फिल्ट्रेशन टैंक में महीन बालू और कंकड़ पत्थर के स्तरों से गुजारा गया। और उसके बाद इस कारण से क्या हुआ, जल में उपस्थित जो सूक्ष्म ठोस गंदगी था वो अलग हो गया। उसके बाद फिल्ट्रेशन टैंक से प्राप्त जल में क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण मिलाया जाता है, जिससे जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद पानी पीने योग्य हो जाता है। बारूद के अवयव का पृथक्करण। ठीक है, बारूद पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और चारकोल का मिश्रण है। ठीक है, बारूद जो है आपका वो पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक तथा चारकोल का मिश्रण होता है। सबसे पहले बारूद को जल में घुलाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बारूद को जल में घुलाया जाता है। जल में केवल सोरा यानी KNO3 ही घुलता है, सल्फर तथा चारकोल नहीं घुलते हैं। चारकोल तथा सल्फर को छानकर अलग करते हैं तथा शेष जल को और सोरा के विलयन का वाष्पन करने पर सोरा अलग हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले बारूद को जल में घुलाया जाता है। जल में केवल सोरा KNO3 क्या होता है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, घुल जाता है और सल्फर तथा चारकोल नहीं घुलता है। चारकोल तथा सल्फर को छानकर अलग करते हैं तथा शेष जल को और सोरा के विलयन का वाष्पीकरण करने पर सोरा अलग हो जाता है। गंधक तथा चारकोल के मिश्रण को कार्बन सल्फाइड CH2 के विलयन में घुलाते हैं। कार्बन सल्फाइड में गंधक घुल जाता है परंतु चारकोल नहीं। चारकोल को छानकर अलग कर लेते हैं तथा गंधक तथा CH2 के विलयन को वाष्पन विधि द्वारा गंधक को अलग कर लेते हैं। ठीक है, बारूद जो था आपका वो एक बार फिर से समझते हैं। बारूद जो था वो आपका सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 या सोरा, गंधक तथा चारकोल का मिश्रण था। सबसे पहले क्या किया गया, बारूद को जल में घुलाया जाता है। तो जल में क्या होता है, KNO3 जो था आपका पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोरा, वो क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है, सल्फर तथा चारकोल नहीं घुलता है। चारकोल तथा सल्फर को छान कर अलग कर लेते हैं। उसके बाद शेष जल को क्या कर रहे थे, जल और सोरा का जो विलयन था वो वाष्पन के विधि द्वारा अलग कर लेते थे। अब गंधक तथा चारकोल जो था, ठीक है, गंधक और चारकोल का जो मिश्रण था वो कार्बन सल्फाइड के विलयन में घुलाते हैं। कार्बन सल्फाइड में जो गंधक घुल जाता है, ठीक है, परंतु चारकोल नहीं घुलता है। तो चारकोल को छानकर क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। अब गंधक तथा आपका
कार्बन डाइसल्फाइड जो है उसका विलयन से फिर वाष्पन विधि द्वारा गंधक को अलग कर लेते हैं। अब यौगिक तथा मिश्रण में क्या अंतर है? तो यौगिक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, मिश्रण के निर्माण में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होते हैं। ठीक है, यौगिक जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, मिश्रण में के निर्माण में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, यौगिक के अवयवी तत्व साधारण भौतिक विधि जैसे वाष्पन, आसवन, ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। मिश्रण के अवयवी तत्व या यौगिक को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। यौगिक के अवयवी तत्व साधारण भौतिक विधि जैसे वाष्पन, आसवन, ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। मिश्रण के अवयवी तत्व या भौतिक यौगिक को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। यौगिक में उनके अवयवी तत्वों का गुण नहीं पाया जाता है, मिश्रण में उनके अवयव के गुण मौजूद रहते हैं। यौगिक में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं पाया जाता है, मिश्रण में उनके अवयव के गुण मौजूद रहते हैं। मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। यौगिक सदैव ही समांगी होते हैं, मिश्रण समांगी या विसमांगी हो सकता है। ठीक है, यौगिक जो है वो सदैव ही समांगी मिश्रण होता है, जबकि मिश्रण समांगी या विसमांगी हो सकता है। प्रत्येक यौगिक का एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है, परंतु मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है। प्रत्येक यौगिक का क्या होता है, एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है, परंतु मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है। यौगिक में उनके अवयवी तत्वों का अनुपात हमेशा नियत रहता है, मिश्रण के अवयवी पदार्थों का अनुपात नियत नहीं रहता है। ठीक है, यौगिक में उनके अवयवी तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है, मिश्रण के अवयवी पदार्थों का अनुपात नियत नहीं रहता है। यौगिक शुद्ध पदार्थ है, जबकि मिश्रण यौगिक शुद्ध पदार्थ है, जबकि मिश्रण अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध नहीं है। ठीक है, यानी अशुद्ध है। ठीक है, तो यौगिक क्या है, शुद्ध पदार्थ है, जबकि मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं है।